हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग। सो आपका 12th का जो सैम्पल पेपर है हिंदी का बिल्कुल आ चुका है। और 2023-24 जो बच्चे भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं अभी तक भी अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं। लगभग 10 से 15 दिन जो हम आपका टाइम बच गया है उस पर तैयारी कर सकते हैं। और सैम्पल पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं, तो उसके करने का तरीका सीख लो। वीडियो को अंत तक देखना ताकि कुछ भी एक चीज़ मिस ना हो और आपके बोर्ड एग्जाम पर उसका फर्क ना पड़े। हाँ, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है और आपको मैक्सिमम 3 आवर्स दिए जाएंगे। देखिए, अब आवर्स का मैनेजमेंट थोड़ा ज़रूरी होता है, जितने घंटे का पेपर है उसको मैनेज कर लीजिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब सामान्य निर्देश इंस्ट्रक्शंस को करना बहुत ज़रूरी होता है, समझना पड़ना, क्योंकि देखो हर कोई मिस कर देता है। तो यही अंतर एक हो जाता है एक टॉपर में और एक नॉर्मल बच्चे में, क्योंकि टॉपर मैनेजमेंट के साथ चलता है। एक समझदार आदमी वही होता है जो अपनी चीज़ों को पहले मैनेज करे और उसके बाद आगे बढ़े। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट आपका जो है वो 2 खंडों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें आ जो है वस्तुपरक है, जिसमें बहुविकल्प बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। और खंड बा जो कि वस्तुनिष्ठ है, तो वर्णनात्मक तरीके से थोड़ा बताना पड़ेगा। जो क्वेश्चंस की संख्या हमारे सामने आने वाली है, लगभग 14 क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, सभी को करना ज़रूरी है। जो आ खंड आपका है 40 वस्तुपरक क्वेश्चंस हैं और सभी प्रश्नों को देना अनिवार्य है, एक भी आप नहीं छोड़ सकते। खंड बा जिसमें वर्णनात्मक थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, चीज़ों को समझाना पड़ेगा। तो ये हमारा पैटर्न लगभग रहने वाला है। अब पैसेज को बहुत सारे बच्चों को लगता है कितना टाइम लगता है। देखो सच बताऊं तो इस पैसेज को मुझे सॉल्व करने में लगे हैं 7 मिनट, मतलब 7 मिनट का समय मुझे लगा है। अब आपके लिए शायद ज़्यादा लग सकता है और शायद बहुतों के लिए आधा घंटा भी हो सकता है, 15 से 20 मिनट भी हो सकता है। तो अब तरीका क्या है, क्या मैं इसको पूरा पैसेज को ऐसे पढ़ूँ एकदम से? नहीं, मेरा सबसे बेस्ट तरीका जो मैं अपनाता हूँ वो क्वेश्चंस पे चला जाता हूँ। जैसे मैं सीधा क्वेश्चंस पे आ गया हूँ। अब क्वेश्चंस को मैंने अच्छे से 1-2 बार क्वेश्चंस को ऐसे करके पढ़ लिया। अब मैं क्वेश्चंस को जब पढ़ लूंगा, अब मैं पैसेज को पढ़ूंगा यहाँ से। ये तरीका मेरा रहता है। आप सेम पैटर्न अपनाओ। यहाँ पर मैं सिर्फ आंसर बताने वाला हूँ। अगर मान लीजिए सेम आ जाए तो क्या आंसर्स के रहने वाले हैं और कैसे आप ढूंढ सकते हैं। तो क्वेश्चन पहला है कि कहानीकारों और निर्देशकों को पहचान किससे मिलती है? तो कहानी से, कविता से, हिंदी से या फिर फिल्मों से। देखिए, लाइन के स्टार्टिंग में हम चलते हैं तो ये देखिए, ये चाहे हमारे ये नायिका हो, गीतकार हो, चाहे आपके इसमें निर्देशक हो, तो इनको सबको किसके माध्यम से पहचान मिली है? यहाँ पे साफ लिखा हुआ है हिंदी माध्यम से। किससे मिली हुई है? हिंदी माध्यम से। मतलब मुझे कहीं नहीं जानना है, आप ज़्यादा समझना नहीं है, सिर्फ हिंदी लगा देना है जी, हिंदी माध्यम से, क्योंकि आप यहाँ पे चारा नहीं जाना था। फर्स्ट लाइन में लिखा है, मतलब ये बहुत ईजी था। आगे चलते हैं। सेकंड कहता है कि किन कलाकारों ने हिंदी की ओर रुख किया है? तो ए हिंदी भाषी, ख गैर हिंदी भाषी, ग विदेशी या देशी। अच्छा, इसका आंसर भी बहुत सिंपल है कि कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने हिंदी की तरफ रुख कर लिया है, एक प्रकार से हिंदी की तरफ आए हैं। तो गैर हिंदी भाषी जो लोग हैं, जो गैर हिंदी भाषी लोग हैं, उन लोगों ने रुख कर लिया। देखो यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, बिल्कुल फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन पे मिल रहा है यार। तो लाइन को इस प्रकार से मैनेज करते हुए हमने सेकंड को भी, सेकंड जो पड़ाव हमारा है उसको पार करते हुए गैर हिंदी भाषी खा लगा दिया। तीसरा क्वेश्चन है, पर्दे पर अर्थवत्ता को धारण करते लोग दिखावे के लिए किस भाषा के अग्रणी हैं? देखो यार, दिखावे के लिए तो मुझे लगता है कि आजकल दिखावे की एक ही लैंग्वेज आप सबको पता भी होगी। का पंजाबी, खा हिंदी, गा तेलुगु और घा अंग्रेजी। अजी अंग्रेजी है। सो दोज हु स्पीक इंग्लिश वेरी वेल दे आर एजुकेटेड एंड अदर पीपल आर नॉट एजुकेटेड। सो इस तरह की बातें हैं। अब जैसे मैंने लाइन का यूज़ किया तो ये प्रूफ लोग शो करते हैं कि यार एजुकेटेड, बट इसका कोई, मुझे नहीं लगता इसका कोई मतलब होना चाहिए, कोई रेलेवेंस होना चाहिए। कोई भी इंसान बाईलैंग्वेज हो सकता है ज़्यादा लैंग्वेज भी जाने, लेकिन ज्ञान हमारे हिंदी लैंग्वेज भी बहुत है यार। हिंदी दिवस भी मनाया करिए, है ना, हिंदी को भी समर्थन दीजिए। तो अंग्रेजी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई डरने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कब सड़कों का कुलाहट सन्नाटे बदल जाता है? तो भाई मतलब सन्नाटा कब आ जाता है, सड़कों में लोग कम हो जाते हैं, ऐसा क्या होता है? तो जब भी हम कह सकते हैं कि जब महाभारत जैसे हमारे जो टेलीविजन्स में चलना शुरू हो जाते हैं, चीज़ें शुरू हो जाती हैं, तो अब ऐसा होता है। तो देखना पड़ेगा कहाँ पे इस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। सो इतना ज़्यादा है, हर सेंटेंस को हम नहीं पढ़ सकते। तो तरीका यही रहेगा कि आप एक लोकल ऐसे एक व्यू लेके चलिए जहाँ पे आपको वो सेंटेंस मतलब दिखे कि कहाँ पर सड़कों में कोलाहल बंद हो जाता है। ये देखिए, ये रहा, है ना, ये देखिए कोलाहल। तो महाभारत जब प्रस्तुतिकरण शुरू हो जाता है महाभारत का, तो जो कोलाहल है ये देखिए। तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन 4 का भी मिल गया हमें कि रामायण और महाभारत का। ठीक है। 5th, हिंदी कब हर दिल की धड़कन भाषा बन गई?
हम लोग समय के साथ, या कौन बनेगा करोड़पति के कारण, या धारावाहिकों के कारण, या फिर संगीत के कारण। इसका राइट आंसर वैसे रहेगा कौन बनेगा करोड़पति, क्योंकि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी ने जो हिंदी है उसको कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा उनकी वजह से लाभ मिले। देखिए यहाँ लिखा भी है, ये रहा लाइन, ये देखिए धड़कन बन गई। तो ये मतलब देखो इतना इजी है यार पैसेज को सॉल्व करना। मैंने जैसा आपको तरीका बताया, पहले क्वेश्चंस को पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चंस पढ़ लोगे, पैसेज में कहीं ना कहीं आराम से मिल जाएगा, मतलब बहुत ईजिली मिल जाएगा। तरीका यही अपनाओ और बेस्ट तरीका यही है, किसी भी इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, बेस्ट तरीका यही है। अगला है, गैर हिंदी कलाकारों ने हिंदी गीतों के माध्यम से कहाँ पहचान बनाई? का सुर और संगीत की प्रतियोगिता में, खा टॉम एंड जेरी में, गा बुनियाद में, या घा रामायण में। इसका राइट आंसर आपको मिलेगा कि गैर हिंदी भाषी जो लोग हैं उन्होंने कहाँ से पहचान बनाई। देखिए यहाँ, ये देखिए गैर हिंदी भाषी लोग कलाकारों ने कहाँ पहचान बनाई। देखिए इन्होंने डिस्कवरी जैसे क्षेत्रों में, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी कार्यक्रम प्रतियोगिता, देखो संगीत और संगीत की प्रतियोगिता, सुर और संगीत प्रतियोगिता में कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, असम जैसे, सिक्किम जैसे क्षेत्रों ने भी हिंदी कलाकारों में या हिंदी क्षेत्रों में अपना जो भूमिका है, अपनी जो चीज़ें हैं वो पहचान बनाई इन्होंने। तो इसका राइट आंसर का रहेगा, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और छोटे पर्दे से तात्पर्य टीवी पर आने वाले कार्यक्रम से है, या फिर छोटे पर्दे से तात्पर्य नाटक से है, छोटे पर्दे से तात्पर्य लघु फिल्म से है। तो क्या है छोटा पर्दा? देखो छोटा पर्दा सिर्फ पहला लाइन है, जो टीवी पे आने वाले जो नाटक है सिर्फ वही है। तो आई गो विद फर्स्ट ओनली खा, सिर्फ खा आपका राइट आंसर रहेगा। बच्चों को लुभाने वाले डैश हिंदी उच्चारण और मिठास गुणवत्ता प्रभावी की ओर ग्राहक का स्थान कौन सा, मतलब कौन सा पॉइंट है जिन्हें बच्चों को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचा है? देखो का टॉम एंड जेरी, खा डिस्कवरी चैनल, गा रामायण और महाभारत, ये सभी। देखो हम कह सकते हैं जो बच्चे हैं उनको खासकर टॉम एंड जेरी ने बहुत ज़्यादा मतलब खींचा है। देखो ये रहा आपका, ये लिखा भी है कि बच्चों को रुझाने लुभाने का काम टॉम एंड जेरी जैसे जो चीज़ें हैं इन्होंने बहुत हद तक किया है, बहुत बड़ी मात्रा में किया। टॉम एंड जेरी पे हम जाएंगे सिर्फ, ठीक है। तो इसका आंसर भी मिल गया, देखो कितने ईजी तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि रचनात्मक शब्द में मूल शब्द का पहचान करना। देखो खासकर देखो अगर मैं एक सिंपल टर्म में बता दूं, मतलब कि कैसे पहचाने कि मूल शब्द, मान लो कोई और वर्ड आ जाए, तो जिस वर्ड का शब्द थोड़ा बड़ा होगा, जिसमें छोटा रहेगा तो वो मूल शब्द नहीं होता है, थोड़ा बड़ा अगर रहेगा तो मूल शब्द। जैसे रचनात्मक में आत्मक बड़ा हो गया, तो आल गो विद आत्मक मतलब मूल शब्द में। एक सिंपल मतलब सेंटेंस समझने के लिए सिर्फ बता रहा हूं कि आप ऐसी पहचान भी कर सकते हो, कोई तरीका अपना सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही का हमें चुनाव करना है। तो का प्रस्तुत गद्यांश एक उचित शीर्षक भारतीय सिनेमा है, या खास सिनेमा में केवल रामायण ही दिखाई जाती है। भाई सेकंड तो गलत है। फर्स्ट हाँ सही कह सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश थोड़ा सा भारतीय सिनेमा के बारे में है, चीज़ों के बारे में है, तो हम पहला कह सकते हैं, पहला है सही, लेकिन दूसरा गलत है, ठीक है। तो ए सही है और ए सही तथा कारण आर गलत है। हम गा के साथ चले जाते हैं। अब ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, काव्यांश। काव्यांश रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा, देखो सेम पैटर्न रहने वाला है, कोई डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं रहेंगे, तो पैटर्न यही रहेगा। आपको ये पैसेज पढ़ना है, लेकिन पैसेज जैसे मैंने बताया पहले क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पर पहला है, इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़िए, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो भाई गुलाब शहरी समाज के पढ़े लिखे सुविधा संपन्न समाज वर्ग का प्रतीक है। अन्न उपजाने की अपेक्षा किसानों से नहीं व्यापारियों से करनी चाहिए। किसानों को सजावटी पौधों की अपेक्षा उनकी जीविका चलाने वाले पौधे ही भाते हैं। गुलाब जैसे लोग सदैव दिखावा और प्रशंसा के भूखे होते हैं। देखो अब ये लाइनें कहाँ मिलेंगी? जब आप सेंटेंसेस को पढ़ोगे तो आपको लगेगा, देखो अपने से पहले समझो, अगर आप 12वीं में हैं थोड़ा नॉर्मल समझो कि गुलाब किस चीज़ का प्रतीक है, वो कैसे पता चलेगा? तो लाइन फर्स्ट लाइन देखो क्या कहता है, गुलाब का फूल पढ़ा लिखा। तो पढ़ा लिखा का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट लाइन सही हुई, संपन्न परिवार से, ठीक है जी, पढ़ा लिखा तो संपन्न परिवार से। सेकेंड लाइन इसने क्या बोली? इसने बोला कि अन्न उपजाने की अपेक्षा किसानों से नहीं। अरे यार किसानों से ही की जाती है, व्यापारियों से नहीं की जा सकती, तो ये तो गलत हो गया, सेकंड तो गलत हो गया। किसानों को सजावटी पौधों की अपेक्षा जीविका चलाने वाले पौधे भाते हैं। बिल्कुल सही बात है यार, ये तो इसमें तो पैसे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसानों को तो वही पौधे अच्छे लगेंगे जो कृषि को दे, मतलब हमें अनाज दें यार, खाने को दें हमारे। और ग आपका मतलब फोर्थ है, गुलाब जैसे लोग सदैव जो है दिखावा और प्रशंसा के भूखे होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। जो आपके गुलाब जैसे लोग होते हैं कहीं ना कहीं से, वो अपनी प्रशंसा, देखिए यहाँ लिखा भी है, वे अपनी शोभा प्रशंसा कराए बिना फूलों की तरह, मतलब बहुत उनको अच्छा लगता है कि मेरी प्रशंसा की जाए, अपनी प्रदर्शनी की जाए। तो ये बिल्कुल 3 सही है, एक गलत मुझे लगा, तो मैं जाऊंगा गा के साथ, जिसमें पहला, तीसरा और चौथा सही है, बाकी दूसरा गलत है, ठीक है।
कवि ने किसे मूर्ख कहा है? अच्छा, कवि ने मूर्ख किसे कह दिया है? तो यहाँ पे पोर्शन हमने पढ़ लिया। अब हम जाएंगे कि भैया मूर्ख वर्ड कहाँ है। मूर्ख वर्ड हमें दिख गया जी, मूर्ख दिख गया, मूर्ख दिख गया, मूर्ख किसान। तो कवि ने यहाँ पे जो मूर्ख कहा है वो किसान को कह दिया। किसे कह दिया है? किसान को। ये रहा आपका, गुलाब को, किसान को, सरसों को, पढ़े लिखे, भाई किसान को कह दिया इसने। ये मतलब एक प्रकार से ऐसा नहीं कि बेइज्जती कर रहा है, बट वो कह रहा है कि बहुत भोले लोग होते हैं, उस सेंस में करने का प्रयास है, कुछ खास नेगेटिव में नहीं है ये। तीसरा है, पढ़ा लिखा गुलाब जाकर बसने को तैयार नहीं है। मतलब कहाँ जाकर तैयार नहीं है? पढ़ा लिखा वर्ग कहाँ नहीं बसना चाहता है? देखो यार, पढ़ा लिखा जो वर्ग है वह गांवों में तो नहीं जाएगा, है ना। गांव में प्रदर्शनी, गांव में बसने को तैयार नहीं है, तो यहाँ पे गांव ही वर्ड होना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा भी है कि वह गांव जाके बसने को तैयार नहीं है। आप निशान लगा दीजिए, कहाँ जाकर बसने को तैयार नहीं है? गांव में जाकर बसने को तैयार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार गुलाब का में से क्या फर्ज नहीं है? तो क्या फर्ज नहीं है? वह गांव में जाकर खिले, वह अलसी और सरसों वगैरह से मिले, वहाँ की धूल से ढक जाए, या उपयुक्त सभी। कहाँ है ये पॉइंट्स? ये पॉइंट्स आपको हमें मिल गए यहाँ। ढक जाए वहाँ की धूल से, और वक्त विभाग अपनी प्रदर्शनी ना करवाए, या आमीन गुलाब एक ऐसा वक्त भी आएगा। ठीक है, ये चीज़ देखिए कि अलसी वगैरह से मिले, ढक जाए वहाँ के धूल से। अब देखिए यहाँ पे लाइन क्या कह रहा है? ये तीनों सही हैं, ये तीनों सही है, तीनों लाइन बुक में है, मतलब पॉइंट में है, पैसेज में है, तो तीनों सही हैं। किसान को फूलने के बाद फसल देने वाला क्यों फायदा? मतलब किसान को फूलने के बाद फसल देने वाला ही क्यों भाता है? मतलब देखिए यार, अब जीवन यापन का तरीका था, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, क्योंकि फसल जो होती है, क्योंकि अब फोर्थ अगर हम पॉइंट पढ़े, क्योंकि वह उन्हें अपने घर में प्रदर्शनी लगा के क्या करेगा? सजा के क्या करेगा? क्योंकि फसल से ही उसका जीवन यापन है। थोड़ा सही लगा। क्योंकि किसान को फूल बिल्कुल पसंद, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि किसान बिना फूल के क्योंकि जो फसल है बिना फूल के उगती है, बिल्कुल गलत है, ये तो गलत है। तो दो तो सीधा गलत कर दिया हमने, दो पकड़ने हैं। दो में से खा ही बिल्कुल सही है, थोड़ा सा मतलब रेलेवेंट पॉइंट जो लग रहा है वो जीवन यापन ही सही है, तो यहाँ से आप इसको लगा दीजिए। अगर ऐसा कुछ आता है तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर से यही है। अब आपका निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर हमें बताना है कौन सा है। तो कथन ए कहता है, मगर साफ समझ लेना चाहिए कि गुलाब का फर्ज नहीं कि गांव जाकर खिले। देखिए, गुलाब का फर्ज नहीं कि गांव जाकर खिले, ठीक है जी, ओके। आर कहता है कि कवि स्वयं भी गुलाब के समान अभिजात वर्ग से संबंधित है और वह गांव नहीं जाना चाहता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कवि तो मुझे नहीं लगता कि गांव से संबंधित है। और यहाँ पे पहला ही हम कहेंगे कि मगर साफ समझ लेने से गुलाब फर्ज नहीं है कि वह गांव जाके खिले, तो ए सही है, आर गलत है। कथन जो ए आपका है वो सही है और आर कारण गलत है, मतलब ठीक है। तो इस बात को हम समझ लेते हैं, ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। खा को हम चल लेते हैं। अब देखो, ये इतना सस्ता, मतलब इतना इजी था 7 क्वेश्चन ये जो है कि बीच बीच में कौन सा अलंकार है यार। जब बार बार किसी शब्द, सेम शब्द बार बार आए ना, रिपीट हो, तो आपको अनुप्रास अलंकार ही लगा देना है। कौन सा अलंकार लगाना है? बार बार शब्द रिपीट हो, तो बार बार शब्द जब रिपीट हो, सेम शब्द, जैसे बीच बीच, है ना, तो ऐसे में अनुप्रास अलंकार ही रहेगा, कोई सोचने समझने वाला बात ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। काव्यांश में कवि ने किस फसल का जिक्र किया है? ए का गेहूं, खा अलसी, गा ज्वार, या बाजरा। देखो यार, हमने अगर ये पैसेज पढ़ा है तो हमें पता है कि कौन कौन से मतलब फसलों को कवि ने बोला है। अब कवि ने यहाँ पर बोला है अलसी, सरसों के फल। क्या यहाँ पे गेहूं हमें कहीं दिख रहा? हमें क्या यहाँ कोई गेहूं वर्ड दिखा या मक्का बाजरा वर्ड दिखा? नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब अलसी ही आंसर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, ठीक है। कौन सा आंसर रहेगा? अलसी, खा। ये आपके पैसेजेस हैं जिसमें गद्यांश और काव्यांश करके आपके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आते हैं। यही तरीका मेरा अपनाना, पहले क्वेश्चंस को बार बार पढ़ना, उसके बाद पैसेज में जाना, और जहां जहां जो वर्ड्स फेमिलियर मिले, सिमिलर दिखने वाला, सेम दिखने वाला मिले, उसी से अपना आंसर बनाने का प्रयास करना। इतना टाइम नहीं देना, जैसे मैंने बिल्कुल सिंपल 5-10 मिनट में करवा दिया, सेम आपको वही करना है, दोनों 14-15 मिनट में खत्म कर देना। अब हम चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन में। निम्नलिखित प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं और उसको पढ़ना है पहले, फिर बताना है भाई कौन सा सही क्या गलत है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि किसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना भी होता है? का समाचार लेखन, खा फीचर लेखन, गा डायरी लेखन, या घा पटकथा।
इसका राइट आंसर आपका रहेगा फीचर। जो लेखन होता है यह आपको सूचना भी देता है, शिक्षित भी करता है और मनोरंजन भी करता है। खा बिल्कुल सही रहेगा। सेकंड में ये देखिए, ये वाले ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन रिपीट होंगे, पैसेज हो ना हो ये क्वेश्चन हो सकते हैं, तो प्लीज ध्यान से समझना इन चीजों को। ओके, अगला है खोजी रिपोर्ट जो होती है, इसमें रिपोर्टर छानबीन गहरी छानबीन की सूचनाएं प्रस्तुत करता है, मतलब ढूंढता है जो सार्वजनिक रूप से पहले मौजूद, देखो मौजूद नहीं होती हैं, यही गलत कर दिया इसने, मौजूद नहीं होती तो ये गलत हो गया। उसके बाद इन डेप्थ जो रिपोर्ट होती है, इसके अंतर्गत सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाएं, तथ्यों की गहरी छानबीन तथा तथ्यों को प्रकाशित किया जाता है, ये थोड़ा सही है, ये ठीक है। विश्लेषणात्मक में है, रिपोर्टर द्वारा किसी घटना समस्या से जुड़े तथ्यों को व्याख्या को प्रस्तुत किया जाता है, ये भी ठीक है। तो दो पहला, दूसरा और तीसरा ठीक है। देखो दूसरा और तीसरा का ऑप्शन किस में है, गा में है, तो ये बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अनन्य और संभवी तथ्यों की गहराई में जाकर किसी गड़बड़ी की असली वजह और उसके लिए जिम्मेदार लोगों को ढूंढ निकालने का काम क्या कहलाता है। तो देखिए यहां पर जो बात है वे आपके हैं खोजी, क्योंकि यहां पर खोज की जा रही है बहुत अच्छे लेवल पे, तो खोजी पत्रकारिता मैं कहूंगा इसे। और उसके बाद है आपका फोर्थ क्वेश्चन, किसी विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए शुभम लगातार और जोर शोर से पत्रकारिता का अभियान चला रहा है, वह किस प्रकार की पत्रकारिता का कर रहा है। मतलब यहाँ पे का है खोज परक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, या गा आपका एडवोकेसी पत्रकारिता, या फिर घा विश्लेषणात्मक आपका पत्रकारिता। राइट आंसर आपका है एडवोकेसी। इसमें याद रखिएगा ये है एडवोकेसी, इस लाइन को भी याद कर लीजिए और इस वर्ड को भी याद कर लीजिए, एग्जाम में रिपीट होगा। उसके बाद फिफ्थ, अत्यंत महत्वपूर्ण या बड़े समाचार को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाया जाता है। यार ये तो बहुत इजी है, का ब्रेकिंग न्यूज़, खा फीचर, गा बीट, या फिर पेज 3। देखो पेज 3 तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे राइट आंसर आपका रहेगा ब्रेकिंग न्यूज़ में कम से कम शब्दों में जो न्यूज़ है वो पहुंचाई जाती है, तो ब्रेकिंग न्यूज़ पे जाना चाहेंगे हम। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, जिसमें हम लोग निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। हमें इसे पढ़ना है और फिर इसमें से जो आंसर्स हमें देने का प्रयास करना है। तो काव्यांश में भागहीन कौन है, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, मुझ का मतलब कौन है, यहाँ कवि स्वयं है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। तो काव्यांश में भाग्यहीन कौन है, ठीक है जी। अगला है दुख ही जीवन की कथा रही है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कवि ने कौन सी बात किसी से नहीं की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, काव्यांश में कौन सा भाव मुखरित हुआ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, निम्नलिखित में हमें ये तीनों सेंटेंस पढ़ना है कि एक भाग्यहीन पिता के संघर्षमय जीवन और पुत्री के प्रति कुछ न कर पाने का पश्चाताप कविता में व्यक्त हुआ है। प्रस्तुत कविता अपनी प्राण प्रिय पत्नी के असमय मृत्यु से दुखी कवि की दैन्य अभिव्यक्ति है। कवि अपने जीवन के सभी पुण्य कर्मों तथा फल अपनी पुत्री सरोज को श्रद्धांजलि रूप में अर्पित करता है। देखो यार ये सरोज जहाँ वर्ड आया आपने समझ लिया ये कहाँ से है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है ना, ये बिल्कुल उन्हीं की है। तो यहाँ पर हमें आंसर देने का प्रयास अब कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला है काव्यांश में भाग्यहीन कौन है, स्वयं कवि है। गा दुखी ही जीवन की कथा रही है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के, जो आप अगर चैप्टर को पढ़ रखें तो हमें इस पैसेज भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। निराला जी का जो व्यक्तिगत जीवन है उसके संघर्षों को और कठिनाइयों की बात करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कवि ने कौन सी बात किसी से नहीं की है। का आजीवन विपत्तियों का सामना करने की, खा बेटी का विवाह करने की, गा सर्वदा सुखद जीवन व्यतीत करने की, या घा जीवन में हमेशा सदकर्म करने की। देखो यार कवि ने कभी भी किसी से बात नहीं की, जीवन में जो भी विपत्तियाँ आई उनसे उनके बारे में कभी उन्होंने नहीं बताया क्या रहा क्या नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि हमेशा जो सर्वदा सुखद जीवन व्यतीत करने की, ये भी कह सकते हैं कि ना तो विपत्तियों के बारे में बात उन्होंने करी ना ही सुखद दुखद जीवन की बात, सॉरी का ही रहेगा इसका, ठीक है, विपत्तियों के बारे में ही। इसका राइट आंसर का रहेगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, काव्यांश में कौन सा भाव मुखरित हुआ है। देखिए काव्यांश में मेरे अनुसार अगर मैं देखूं तो दैन्य भाव है, या कुद्र भाव है, वात्सल्य भाव है, या फिर रति भाव है। यहाँ पे दो भाव हमें दिख रहे हैं, एक तो दैन्य या फिर हम वात्सल्य। मुझे लगता है वात्सल्य, क्योंकि प्रेम है जो पिता का अपने बच्चे के प्रति एक प्रेम वात्सल्य होता है, तो ये भाव भी कहीं ना कहीं यहाँ प्रकट होता है। और दैन्य भाव भी है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कवि जो है वो दुखी हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसा मैंने तीनों प्रश्न पढ़े थे, तीनों पॉइंट्स, ये तीनों ही सही है, ये तीनों ही सही है और घा इसका राइट आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 5, फिर से हमें एक पैसेज को पढ़ना है, ध्यानपूर्वक फिर से इसके आंसर देने का प्रयास करना है। तो पहला टॉपिक हमारा जो है, जिसमें हमें निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निर्देशानुसार उचित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए हमारे सामने है कि पुरातात्विक की दृष्टि में प्रेम और कौतूहल का एक अद्भुत मिश्रण रहता है और इसमें औचित्य सिद्ध करिए। अब प्रेम और कौतूहल वर्ड हमें देखना है, फिर उसके बाद प्रेम और कौतूहल का, उत्सुकता का अद्भुत मिश्रण लेखक मंडली में दिखाई देता है। उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी को पुरातत्व की अच्छी जानकारी थी। यह गा, लेखक मंडली की आयु उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी से बहुत अधिक थी। यह घा आपका है, लेखक मंडली चौधरी साहब को पुराने विचारों वाला आदमी समझते थे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अद्भुत जो मिश्रण कौतूहल का था, कहाँ लाइन है, पहले वहाँ जाना चाहिए हमें। तो यहाँ पे ये रही लाइन, ठीक है। अब क्या इसके आसपास कुछ खास वर्ड हमारे सामने मिले हमें कुछ? जी नहीं। तो हम अब अपने अनुसार हमें लगता है कि यहाँ पर जो बात की जा रही है प्रेम, उत्सुकता और अद्भुत मिश्रण जो मंडली थी उसके बारे में बात की जा रही है। सेकंड क्वेश्चन, उनकी हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी, इसका अभिप्राय क्या है? का है, पंडित उमाशंकर द्विवेदी एक बड़ी जो रियासत है उसके मालिक थे। या फिर खा, लेकर उनके साथियों को बड़ी रियासत प्राप्त हुई थी। या फिर गा, उनके पास बड़ी रियासत थी और तबीयत ठीक से नहीं रहती थी। या फिर गा, कार्य व्यवहार से रियासत और तबीयतदारी की झलक मिलती। देखो कार्य और व्यवहार बिल्कुल सही लग रहा है और आपने चैप्टर भी पढ़ा होगा आपका, तो ये आपको भारतेंदु वाला, जिसमें बड़े बड़े आपके जो बाल हैं बिल्कुल उस आपका बालकनी है वहाँ पे खड़े हुए हैं, तो वो दर्शन अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो वो चौधरी साहब वाला टॉपिक आपको पता होगा। तो मुझे लगता है इसको पढ़ने की जरूरत भी आपको लगभग नहीं है। चौधरी साहब कैसे व्यक्ति थे? खासे हिंदुस्तानी रईस, कंधों तक बाले बाल, मतलब कंधों तक उनके बाल थे, जैसे मैंने बोला। खा, क्रोधी स्वभाव के और कंधों तक बालों वाल, या फिर कंधे तक बालों वाले स्वार्थी, या स्वार्थी खासे हिंदुस्तानी रईस। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि चौधरी साहब के बारे में क्या बात की गई है। देखिए चौधरी साहब जहाँ वर्ड आपको दिखे, पहले चौधरी साहब हैसियत, यहाँ ठीक है। उसके बाद चौधरी साहब, ये रहा, चौधरी साहब खासे हिंदुस्तानी रईस थे और लंबे बाल हम कह सकते हैं। तो ये हम देख लेते हैं सेंटेंस क्या बढ़िया खासे हिंदुस्तानी रईस वर्ड कहाँ है? ठीक है, ये रहा, खासे हिंदुस्तानी रईस आपका फर्स्ट ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्य बचत नहीं कहने से चौधरी साहब प्रदर्शित कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में? तो का है, नौकर से गिलास टूटने पर क्रोधित हो रहे हैं, नौकर को बहुत डांट डपट कर रखते हैं, वस्तुओं का नुकसान सहन नहीं होता है, विलक्षणता और जो चुटीलापन जैसे विशेष गुणों से स्वामी हैं। अब देखिए यहाँ पे कहाँ वर्ड है, ये रहा लास्ट में, कार्य बचत नहीं या बचात नहीं। बचात नहीं मतलब यहाँ पर है कि बचा क्यों नहीं रहा, मतलब तो यहाँ पर चौधरी साहब जो है वो गुस्सा से, मुझे कहूँगा कि मैं थोड़ा सा क्रोधी हो रहे हैं गिलास टूटने पर, और इन्हें सहन नहीं होता कि वस्तुओं का नुकसान हो, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कथन ए, एक छोटा सा लड़का जो अपने पान की तस्तरी लिए चौधरी साहब के पीछे लगा हुआ है, वह चौधरी साहब का नौकर है और कारण वर्तमान संदर्भ में यह कार्य बाल मजदूरी को दर्शाता है। बाल मजदूरी तो बिल्कुल है, और अगर बच्चा काम कर रहा हो देख लेते हैं ये पॉइंट है कि नहीं है, बिल्कुल कहाँ पर है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, ये रहा, छोटा बच्चा पान की तस्तरी लेकर पीछे लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों लाइन बिल्कुल सही हैं, ठीक है, मतलब एक प्रकार से पान की तस्तरी लिए हुआ है और ये बाल मजदूरी को ही दर्शा रहा है, तो दोनों बिल्कुल सही हैं और व्याख्या कर रहा है, ठीक है जी। हम कहाँ पे चले जाते हैं, अब आपका प्रश्न संख्या 6 आ चुकी है। काफ़ी जल्दी हम लोग आधे घंटे बिल्कुल इसको कवर अप होने का प्रयास करेंगे। तो निम्नलिखित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त हमें उत्तर का चयन कर लेना है। तो सूरदास अपनी इस आर्थिक हानि को जगधर से गुप्त क्यों रखना चाहता है? वह क्योंकि वह सभी से पोटली के राज को गुप्त रखना चाहता है। खा, क्योंकि वह जगधर को पोटली के बारे में नहीं बताना चाहता था, क्योंकि एक गरीब के पास इतने पैसे होने का लज्जा की बात थी। और घा, क्योंकि एक अमीर के पास इतने पैसे होना गर्व की बात थी। देखिए मेरे ख्याल से लज्जा की बात थी, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो यहाँ पे वे लज्जा थोड़ा सा उसे महसूस हो रहा था, तो क्यों नहीं बताना चाह रहा था, मतलब तो यही एक बात रही होगी। सेकंड, सूरदास के मन में अचानक से आशा की किरण किस प्रकार जगी थी? ये चैप्टर पढ़ रखें तो ही आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये ना तो पैसेज है ना कुछ है। का, खेलते हुए बच्चों की बात सुनकर तुम खेल में रोते हो, उसके अंतर्मन में। गा, अपनी दयनीय स्थिति को देखते हुए, या गा, जगदर को उकसाने पर। राइट आंसर है, बच्चों को खेलते हुए देखते हुए उनके मन में, मतलब ये आशा की किरण जग जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, कथन ए,
लेखक ने आधुनिक सभ्यता को खाऊ उजाड़ू सभ्यता, जो कि पश्चिम की सभ्यता है, हमारी तो नहीं है। कारण यह भारत की अपनी सभ्यता है और यह भारत से यूरोप तथा अमेरिका गई। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये यूरोप से अमेरिका से मतलब भारत आई है। तो एक सही है और दूसरा गलत है। अब देखना पड़ेगा कौन से में है। ये देखिए, ये रहा, ए सही है किंतु आर कारण गलत है। इसका राइट आंसर गा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, कथन ए, 20वीं शताब्दी में यूरोप में हुई फ्रांसीसी क्रांति की बाद परिवर्तन की लहर जो चली उसको रेनेसा या पुनर्जागरण। देखिए, रेनेसा या पुनर्जागरण सिर्फ फ्रांस में नहीं कह सकते। वी कैन से दैट कि यार 1789 में जो क्रांति हुई फ्रांस में, केवल उसने रेनेसा को जन्म दिया। रेनेसा बहुत पहले से आपका 16वीं 17वीं शताब्दी में ही रेनेसा आपका आया। तो यहाँ पर पूरे यूरोप में मैं कहूँगा। दूसरा, इसी कारण ब्रिटेन में बड़े बड़े उद्योग लगे और इनके माल को खपाने के लिए एशिया में बाजार। देखिए, एशिया में बाजार ढूंढा और उद्योग लगे, ये कह सकते हैं हम, ये कह सकते हैं रेनेसा के कारण। तो ए गलत है और ए गलत है, आर सही है। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा, ए सही है, आर गलत है। ए तथा कारण आर दोनों गलत है, ए सही। इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं इन दोनों को हम गलत कर देंगे फिर, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं बन रहा है। तो ए तथा कारण आर दोनों गलत हैं। खा, संगीत गंध बच्चे और विश्वनाथ के लिए सबसे बड़ी सेतु हैं। लेखक ऐसा क्यों कहा है? क्यों कहा है? तो का, क्योंकि इनसे ही कल इतिहास को पार किया जा सकता है, क्योंकि इनसे ही भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। गा, क्योंकि इनसे ही ब्रह्मांड का विचरण किया जा सकता है, क्योंकि अनुरुचिपूर्ण होने का कारण ये सभी तज्य हैं। राइट आंसर आपका है कि इनसे भविष्य का निर्माण किया जा सकता है आपका। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें भरभंडा आपका है, नीम के पत्ते हैं, बेर के फूल है, गुड़हल के फूल हैं। अब ये चीज़ें आपको पता है थोड़ी बहुत तो कर लोगे, वरना बिल्कुल ही भाई मामला ख़राब है। तो मधुमेह की दवाई, आंखों के दुखने पर दवा, चेचक होने पर दवाई और ततैया के डंक। ततैया मतलब एक प्रकार का मतलब कीड़ा समझ लीजिए होता है, और काटता तो बहुत दर्द होता है भाई, ठीक है। पीला पीला सा भी होता है, काला भी होता है, दोनों प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि कौन सा किसका क्या है। नीम का पत्ता यार सबको बचपन में ना, चेचक तो हुआ, चेचक मतलब आपको जो माता निकलती है ना, वो तो हुआ ही होगा। और नीम के पत्ते आपको बताओ, ये आप आपके बगल में रखे जाते थे। तो ये तो आपने मिला लिया बचपन की बात को याद करते हुए, एक मिल गया। अब हमें देखना है कि क्या सेकंड का थर्ड किस में परफेक्ट है, क्योंकि हमको तो ये पता है। तो सेकंड का थर्ड है 2 में, 2 में हुआ ना, चलो जी कोई बात नहीं, मतलब 2 को एलिमिनेट कर दिया हमने, खत्म कर दिया। अब हमें एक और देखना है। जैसा मुझे पता है कि जो गुड़हल का फूल है वो मधुमेह के लिए है, तो फोर्थ का देखिए फर्स्ट किस में है। फोर्थ का फर्स्ट इन दोनों में से केवल एक में है, इसका मतलब राइट आंसर आपका घा हो गया। तो मिला लेते हैं इसको। बेर के फूल हो गया आपका, अब यहाँ पे बेर का फूल आपका हो जाएगा ततैया के डंक के लिए, और आंखों के दुखने पर आपका ये मधुमेह हो गया, ये इसका मिला दिया। बचा कौन सा भाई? तो भरमंडा आपका हो जाएगा फिर, भरमंडा, ठीक है, भरमंडा हो जाएगा, नीम के पत्ते चेचक वाला हो जाएगा, ठीक है, भरमंडा आंख दुखने पर। तो ये आपके राइट आंसर बिल्कुल, मतलब फोर्थ सही रहेगा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो प्लीज़ इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा कौन सा किस में आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिस्कोहर की माटी पाठ के अनुसार हमें अब कथनों पर विचार करना है। तो बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रिपोर्तार्ज शैली में लिखा गया है। देखो, रिपोर्तार्ज नहीं है, इसमें आत्मकथ्यात्मक शैली है, तो ये गलत हो जाएगा। इस पाठ में लेखक ने अपनी ग्रामीण प्रकृति और सुषमा और संपदा का वर्णन किया है, ये ठीक हो सकता है। इस पाठ में लेखक ने औद्योगिक विकास से उत्पन्न समस्याओं का चित्रण। बिस्कोहर की माटी, बिल्कुल ये दोनों है, तो 2 सही हैं, दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा घा में है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7, आप देखिए यहाँ पर निबंध तो नहीं लिख के मैं दिखाने वाला, लेकिन आपके 3 तरीके बता देता हूँ। एक निबंध में होती है भूमिका, एक होता है विषय वस्तु, अभी भी यही तरीका है, विषय वस्तु, जिसमें आप सब कुछ लिखेंगे, इसमें थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में, इसमें बहुत डिफाइन करेंगे, और फिर आपको लास्ट में आता है निष्कर्ष। बहुत सिंपल तरीका है आपके निबंध को करने का। ये 3 तरीके फॉलो कर लो, अच्छे से लिख दो, कोई भी टॉपिक आपको नंबर देगा ही देगा, क्योंकि फॉर्मेट आपने फॉलो किया है। अब यहाँ पर हमारे हैं कि नाटककार एक सफल संपादक होना क्यों चाहिए। देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि एक सफल संपादक अगर वो है तो वह चीज़ों को, या जो वो आपका कहानी है, ये नाटक है, उसको बिल्कुल सीरियल वाइज या आपकी चरणबद्ध माध्यम से व्यक्त कर पाएगा, अपनी बातों को रख पाएगा, तो ये ज़रूरी, मतलब मैं मानूंगा इस बात को। दूसरा, कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव का। बिल्कुल सही बात है। देखिए, कहानियाँ मानव इतिहास से ही शुरू हो जाती, तो आप लोक दंत कथाएं आप सुनते हैं, जिसमें आप बहुत सारी जो कहानियाँ राजा महाराजाओं के बारे में भी सुनते हैं, फिर वो आपके जो मानवों ने कैसे शुरू किया था, किस प्रकार का जीवन उनका रहा था, तो वो कहानियाँ शुरू से ही हैं। दोनों का संबंध बिल्कुल है, एक सिक्के के दोनों पहलू है, ये लाइन भी आप यूज़ कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 3, कविता की रचना के लिए आवश्यक तत्व क्या है? देखो ये तो भाई पता होना चाहिए, इसमें आप बना नहीं सकते हो। इसमें आप कह सकते हैं कविता के तत्व में रस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रस होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका अनुभूति, आपको बिल्कुल मतलब थोड़ी अनुभूति होनी चाहिए कि भी कैसे क्या है। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि रमणीयता, बिल्कुल जो दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, बहुत अच्छी मतलब होनी चाहिए। और संवेदना से जुड़े तत्व हैं, ये हमारे इमोशनल सेंटिमेंट से जुड़े तत्व हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 9, ठीक है। अब विशेष लेखन की भाषा शैली संबंधित विशेषता क्या है? देखो विशेष लेखन शैली जो आपकी होती है उसमें कुछ खास तत्व, खास प्रकार के जो आपके तत्व हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, और इसको लिखते समय हमें जो मतलब सटीकता है या तालमेता है उन चीज़ों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये आपके अभिव्यक्ति और माध्यम वाले में से हैं, तो कुछ क्वेश्चंस को आपके अभिव्यक्ति और माध्यम पेपर से पहले एक वीडियो में ज़रूर अपलोड करूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखना, तो आपके जो भी डाउट्स इन क्वेश्चन से रिलेटेड आप उनको कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन ये तो बहुत सिंपल है कि आजकल इंटरनेट अधिक लोकप्रिय होने के क्या कारण है। देखो भाई सबसे बड़ी बात ये देश विशेष की जो भी जानकारी है, जो भी चीज़ें हैं वो शेयर इसमें हो जाती हैं। दूसरा, इंटरनेट के जुड़ जाने से बहुत सारी जो मतलब मैं कह सकता हूँ ज्ञान है या संस्कृति है आपस में वो जुड़ी हैं, और इंटरनेट ने सबसे ज़्यादा मतलब दूरियों को कम कर दिया है और जगत को जोड़ा है, दुनिया को जोड़ दिया है। तो ये आप अच्छे से लिख सकते हैं, जिसमें आपको 3 में से 3 बना के क्वेश्चन लिखो और बिल्कुल मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है जिसमें निम्नलिखित आपके प्रश्न हैं और उसके आंसर आपकी बुक में है। देखो यार ये आपने अगर पढ़ रखा है, थोड़े चैप्टर्स को रीड कर लिया है तो आप आंसर दे पाओगे। पहला है, यह दीप अकेला कविता में व्यष्टि और समष्टि के संतुलन को आवश्यक माना है। देखो व्यष्टि और समष्टि जो है वो यहाँ पर कह रहा है कि समाज के साथ जोड़ने की बात कर रहा है, समाज को जोड़ने की बात कह रहा है, क्योंकि समाज जब तक एक प्रकार से विलय नहीं होगा, समाज एक नहीं होगा, तो वो कैसे काम चलेगा। तो व्यष्टि को समष्टि मतलब जोड़ने की बात समाज को कर रहा है, इसमें यही स्पष्ट किया गया है लगभग। दूसरा है, 12 मासा में नायिका जो है वो क्षार क्यों बन जाना चाहती है और पवन से क्या प्रार्थना करती है। नायिका जो है वो चाहती है कि भैया जब वो राख बन जाए या जल जाए, क्योंकि वो बहुत जो बिछड़ रही है या प्रीतम मतलब अपने प्रति ये जो भी प्रेमी है उसकी बहुत याद आ रही है, उससे दूर है, वो विरहा है मतलब अलग है, तो वो चाह रही है उससे मिल जाए। तो वो क्या करे कि जब वो क्षार मतलब जब वो राख बन जाए तो पवन एक काम करे, उसकी राख को उसके पति के, जहाँ उसका पति या प्रीतम हो वहाँ ले जाए, और जब उस जगह बिछ जाए जहाँ उसके पति के कदम पड़े या पैर पड़े। तो ये आपने पढ़ा होगा, तो आप इसको लिख देंगे अच्छे से, यही लिखना है, वैसे आंसर यही है। थर्ड है कि ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। यहाँ पर झूठे बंधनों और धरती को जानने से क्या अभिप्राय है। झूठे बंधन का मतलब है कि ऐसे बंधन जो आपको अपने मार्ग से विचलित कर रहे हैं, अपने मार्ग से आपको हटा रहे हैं, तो इन मार्गों से आपको हट जाना चाहिए, इसी की बात इसमें लगभग की गई है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश की साप्रसंग व्याख्या। देखो साप्रसंग व्याख्या में 2 तरीके होते हैं, एक आपका होता है काव्य सौंदर्य, एक पॉइंट बनाना काव्य सौंदर्य, एक बनाना शिल्प सौंदर्य। क्या बनाना? शिल्प सौंदर्य, ठीक है जी, सेम ऐसे लिख दो। काव्य सौंदर्य में क्या करोगे कि आप जो कुछ इस लाइन से समझोगे, ठीक है, जो कुछ समझोगे वो बता दोगे, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। शिल्प में आप क्या करोगे? फिक्स लाइन बता रहा हूं, अलंकारों की छटा बहुत दर्शनीय है, सेम चेप दो, अलंकारों की छटा बहुत दर्शनीय है, लाइनें तालमय हैं, ठीक है, कैसी हैं? तालमय हैं, ये लयबद्ध है, लयबद्ध लिख दो। इसमें सरल सहज शब्दों का इस्तेमाल या तत्सम तद्भव शब्दों का इस्तेमाल है। ये 3-4 लाइन लिख दो, फिक्स हैं आपके शिल्प सौंदर्य में, फिक्स हैं, यही लिख देना, किसी में भी, इनमें से किसी में भी सेम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, अब क्वेश्चन नंबर 12 में है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों भरी। देखो यार बालक जो है अगर वो वहाँ पे मुझे लगता है पुस्तक मांग लेता या पैसा मांग लेता, तो बालक जो होता है ना यार, वो बच्चे जो बड़े मन के सच्चे होते हैं, तो यहाँ बच्चे जो लड्डू है या खाने की चीज़ अगर मांगता है तो मतलब बचपन उसका अभी बना हुआ है, तो लेखक इसी बात को देखकर खुश होता है कि इसमें अभी भी बचपन बना हुआ है और इसने ऐसी कोई बुक या कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगी जो बड़े होने का इसका एहसास दिलाए। तो लेखक इसलिए खुश हो रहे कि इसने लड्डू ही मांग लिया, मतलब बच्चा अभी भी है, मतलब इसके अंदर ये बच्चा अभी भी बच्चा ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है ये लगभग हमें बात करता है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है जिसमें असगर वजाहत शेर लघुकथा के आलोक में प्रतिपादित कीजिए और प्रमाण से भी अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये इसमें एक शेर की है, मतलब शेर,
और शेर जो है ये चोर जो हमारे मतलब हमारे जो मतलब नेता हैं या राजनेता हैं, ये प्रभुत्वशाली लोग, जो पैसे वाले लोग हैं, ये गरीबों को, जैसे लोमड़ी है या अन्य जो जानवर है उसके आपके जंगल के, वो उसके मुंह में चले जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि यार हमें तो बिल्कुल फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वो शेर के मुंह में जा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि समाज में किस प्रकार से जो ये भ्रष्टाचारी नेता हैं या लोग हैं, ये जनता को, आम जनता को कैसे लूट रहे हैं, इसके बारे में लगभग इसमें बात की गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपका, विश्वास व्यापार यहाँ भी था, देवदास दूसरा देवदास पाठ के आधार पर इसमें हमें कथन का स्पष्ट करना है। पहली बात तो बता दूं कि आपका मनसा देवी ये हरिद्वार की कहानी है, आपको जैसे याद होगा दूसरा देवदास। और दूसरा देवदास यही कहता है कि यहाँ पे मतलब बहुत सारी व्यापारिक गतिविधियाँ चल रही हैं जैसे हरिद्वार में चलती हैं, और वो कह रहा है कि मनसा देवी में भी सेम था। मनसा देवी में क्या था कि पीले और लाल धागे को लेकर मतलब धागे मिलते जो आपकी मनोकामना को पूरी करने के लिए मतलब बेचे जाते थे। तो ये मतलब दूसरा देवदास इसको बताना चाहता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑलमोस्ट लगभग टॉपिक खत्म है। अब यहाँ पे है कि सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या में देखो यार 3 प्रकार कर लेना है, चाहे ये वाला हरगोबिंद वाला हो जिसमें बहुरिया की बात करी है और संवदिया की बात की है। संवदिया आपको पता है संदेश पहुंचाने वाला, कहानी आपको याद होगी इसकी थोड़ी सी, है ना। और यूरोप में पर्यावरण जो आपके लगभग हम कह सकते हैं कि भारत में ट्रेजेडी सबसे बड़ी रही है कि हमने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना शुरू कर दिया। और मैं प्लीज़ आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, विनम्र निवेदन मेरा रहेगा, ये दोनों प्लीज़ कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लास्ट तक हो ना, मेरी बात को अगर समझो, ठीक है, मेरी बात को मानोगे, तो भाई संवदिया और ये यूरोप वाले ऐसे क्वेश्चन जो कि पर्यावरण से रिलेटेड है यार, इनको प्लीज़ करना, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। संवदिया जिसमें आपने कहानी सुनी किस प्रकार से बड़ी बहुरिया का जीवन रहा, उसके बारे में है। और बड़ी बहुरिया का जीवन किस प्रकार पति के मरने के बाद बहुत ख़राब हो जाता है, वो बहुत दयनीय स्थिति में जी रही होती हैं। संवदिया को अपने भाई के लिए कहानी बोलती है, भैया भाई को जाके बता देना मेरे ऐसी ऐसी स्थिति है। संवदिया बड़ा मतलब बेशर्मी महसूस कर रहा होता है कि यार हमारे गाँव में बहुरिया है और ऐसा ऐसा उनकी स्थिति है। तो उनके भाई को जाके संदेश नहीं देता है, उन्हें मना कर दे, मतलब बताता ही नहीं है। तो फिर बाद में उनसे मिलने के बाद कहता, जब मिलता है बहुरिया से, कहता है मैं तुम्हारा खुद ध्यान रखूँगा, तुम अपनी माँ मान लूँगा। इस प्रकार से मतलब कहानी आपको शायद पता होगी, यही आपको बतानी है। दूसरा, किस प्रकार से पर्यावरण जो हमारा है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, हमने क्या किया, अपनी जो संस्कृति है, जो चीज़ें उनको छोड़ दिया, हमने वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना शुरू कर दिया, जिसने बहुत ज़्यादा हमारी संस्कृति का, हमारी चीज़ों का नाश कर दिया है। अब ये तो कहानी रही, तरीका क्या रहेगा? तरीका आपके बिल्कुल 3 तरीके, 3 पार्ट में बांटिए इसको, मतलब 3 से 4 पार्ट में आप बांट सकते हो। एक है साप्रसंग व्याख्या, साप्रसंग आपका है। दूसरा है व्याख्या, दूसरा आप व्याख्या कर दीजिए इसकी। और तीसरा आपका, आप इसमें मतलब शिल्प सौंदर्य कर दीजिए या उसके बारे में बता दीजिए, या निष्कर्ष मैं कहूँगा निष्कर्ष में दे दो, या तो निष्कर्ष वर्ड लिख लो या निष्कर्ष लिख दो, तो ये भी चल जाएगा। साप्रसंग और उसके बाद व्याख्या और उसके बाद निष्कर्ष लिख दो या तो ये 3 तरीके आपके साप्रसंग व्याख्या के हो सकते हैं, ठीक है। जिसमें शिल्प सौंदर्य, निष्कर्ष वाले में शिल्प सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य की मतलब बात कर सकते हो, उसमें आपकी क्या किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल है, या लेखक का नाम क्या है, लास्ट वाले में लेखक का क्या नाम है, लेखक ने क्या है और क्या मेन कैरेक्टर्स हैं, थोड़ा इसमें मतलब लिख सकते हो। ये कुछ तरीके आपके मतलब बेसिक टर्म में आप यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 60 शब्दों में देना है, मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब सूरदास प्रतिशोध नहीं बल्कि पुनर्निर्माण का ही दूसरा नाम है। सूरदास की झोपड़ी पाठ को दृष्टि में रखते हुए सूरदास के चरित्र की विशेषताएं, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमेशा सूरदास जो है, समाज में हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो बिल्कुल मतलब मैं कहूँगा कि सब कुछ हो जाने के बाद, टूट जाने के बाद भी खड़े हो जाएं, तो वो सूरदास उनमें से एक है। सूरदास कहूँगा कि एक मजबूत छवि वाले एक व्यक्ति थे। सूरदास में सहनशीलता थी, उनको पता था कि भाई जो जगधर था उसने उनकी झोपड़ी जला दी है, प्रतिशोध की भावना उनके मन में नहीं थी। और भैरव, उनके मन में कोई भावना ऐसी नहीं रही। और इन्होंने मतलब अपनी दोबारा पुनर्निर्माण की बात करी। बच्चों को जब खेलते हुए देखा तो इन्होंने कहा कि नहीं, आशा की उमंग जागी और इस बात को माना कि कोई बात नहीं, हम पैसा फिर से बना लेंगे, अपना घर फिर से बना लेंगे। तो ये उनकी छवि को दर्शाता है कितनी मजबूत छवि वाले सूरदास हुआ करते थे या सूरदास थे। दूसरा है, लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ू सभ्यता है, असभ्यता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप उद्योग धंधों के नाम पे या विकास के नाम पर हम क्या कर रहे हैं? वास्तविकता में हम विकास के नाम पर अपनी संस्कृति को या अपने देश को बिल्कुल ख़त्म से कर रहे हैं। जो जंगल हमारे थे, जंगल, ज़मीन और जल, जो आपके आदिवासियों का नारा है, हम उसको ही ख़त्म कर रहे हैं। हम जंगलों को ख़त्म कर रहे हैं, हम नदियों को दूषित कर रहे हैं, ज़मीन को हम बिल्कुल जो है उपजाऊ ज़मीन को ख़राब से ख़राब कर दे रहे हैं। तो जल, जंगल, जो ज़मीन की बात यहाँ पर की जाती है, तो किस प्रकार से सूरदास या लेखक जो यहाँ पर हैं यहाँ पे, तो वो यही बात करें कि उजाड़ खड़सोड़ का मतलब यही है कि हम उजाड़ दे रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म से कर रहे हैं हमारी संस्कृति, हमारे जंगल, हमारे ज़मीन को हम बर्बाद कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसकी बात की गई है, एक मतलब जो असभ्य सभ्यता है और आजकल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है हर चीज़ का, उसके बारे में यहाँ लेखक कहना चाह रहे हैं।
देखो बेस्ट तरीके से पूरे सैम्पल पेपर को मैंने सॉल्व करवाने का प्रयास किया दोस्तों। किसी प्रकार से आपको कोई समस्या आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही अब आप वीडियो चाहते हैं पेपर तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ भी चाहते हैं कि मैं कुछ क्वेश्चंस की या कुछ 2-4 वीडियो आपको डिस्कस करके बताऊं, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।